अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। मौजूदा जो पाकिस्तान ने IMF का प्रोग्राम लिया है, ये माजी के जो प्रोग्राम्स हैं उनसे मुख्तलिफ है। एक तरफ तो जो IMF की जो आम तौर पर जो प्रोग्राम लेते हैं शरायत, उन पर तो हम अमल दरामद कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई और एरियाज में अब IMF काम कर रहा है और मुख्तलिफ जायजा मिशन जो हैं वो पाकिस्तान भेजता रहा है। और उसमें से एक उनका जो मिशन था गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस असेसमेंट, इसने भी पाकिस्तान का दौरा किया था। और इसका मकसद, क्योंकि टाइटल से ही वाज़ेह है कि पाकिस्तान में जो गवर्नेंस के मसाइल हैं उसको कैसे बेहतर किया जाए, और गवर्नेंस अगर आपने बेहतर करनी है तो फिर जो मुख्तलिफ हुकूमती इदारे हैं उसमें जो करप्शन है, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा तो गवर्नेंस आप बेहतर कर नहीं सकते। अब ये जो मिशन आया था, इसने अपनी एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो तैयार कर ली है। अभी इसको पब्लिक तो नहीं किया गया, लेकिन आज इसकी जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे कि IMF कि क्या ऑब्जर्वेशन है गवर्नेंस और खास करके हम करप्शन के खात्मे से मुतालिक जो भी इक़दाम कर रहे हैं। तो शहबाज, ओवर टू यू के सिर्फ थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताएं। जैसे मैंने ओपनिंग में बताया है कि वैसे तो हम IMF के प्रोग्राम में हैं और वो जो बाकी माली मामलात और मुख्तलिफ जो इकनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं उसकी जो कंडीशंस हैं वो तो हम अमल दरामद करते रहते हैं, लेकिन साइड लाइन्स के ऊपर ये जो मिशन है वो भी चल रहा है। तो इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और वजह इसकी क्या है कि क्यों ये IMF को लगता है कि पाकिस्तान के लिए जो ये प्रोग्राम है इससे होलसम अप्रोच होनी चाहिए, बाकी एरियाज के ऊपर भी काम करना चाहिए। काबिल साल के आगाज में हमने ये रिपोर्ट किया था कि IMF का जो गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक एक मिशन है वो पाकिस्तान आएगा और उसकी जो मुलाकात चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ भी होगी और बहुत सारी और उनकी मुलाकातें शेड्यूल थी। तो उस वक्त इसके ऊपर एक बड़ी हैरानगी का इजहार किया गया था कि IMF का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके साथ क्या ताल्लुक है, ये क्यों उनसे मुलाकातें कर रहा है। तो ओवरऑल उस वक्त जो पर्पस था वो यही था कि तकरीबन 3 दर्जन के करीब पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनका हर लिहाज से जस्टिस के हवाले से, करप्शन की रोकथाम के हवाले से, गवर्नेंस के निज़ाम के हवाले से उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अहम किरदार होता है। तो उसी हवाले से IMF का ये मिशन पाकिस्तान 2 दफा आया और इसके पीछे यूनाइटेड नेशन की भी कुछ गाइडलाइंस है जो काम करती हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इसके अंदर एक रोल है। तो इंटरनेशनल बॉडीज जो है IMF, जो FATF, यूनाइटेड नेशंस, ये मिलकर काम कर रही हैं दुनिया से करप्शन की रोकथाम के लिए और गवर्नेंस का जो निज़ाम है उसको बेहतरी उसकी के लिए। मकसद क्या है? वाज़ेह है कि जो सर्विस डिलीवरी है वो किसी भी मुल्क में अगर जब इंप्रूव होती है तो बाकी चीज़ें भी ठीक होती है। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये मिशन 2 दफ़ा पाकिस्तान आया। इन्होंने अपनी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट थी हुकूमत पाकिस्तान के साथ अब शेयर कर लिया है। इनिशियली जो प्रोग्राम था सितंबर 2024 में जब IMF के साथ साइन हुआ था तो उस वक्त ये तय था कि ये मिशन पाकिस्तान आएगा और इसकी जो रिपोर्ट है वो जुलाई 2025 को पब्लिक कर दी जाएगी, हुकूमत पाकिस्तान इसको ऑफिशियली रिलीज करेगी। फिर जब मार्च में IMF का मिशन पाकिस्तान आया तो उसमें फिर ये बात हुई कि अभी इसमें टाइम लगेगा, तो अगस्त की जो एक डेडलाइन दी गई कि आप एंड ऑफ अगस्त तक इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। बहरहाल अभी मेरे पास कुछ ऐसी इत्तलात आ रही है कि शायद एंड ऑफ अगस्त में भी ये रिपोर्ट जारी ना, क्योंकि IMF ने ये रिपोर्ट जुलाई के फर्स्ट वीक तक हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करनी थी। उन्होंने गालबन 22 जुलाई को ये रिपोर्ट पाकिस्तान को दी। अब रिपोर्ट को मुख्तलिफ उसकी शेप्स में जो जितने भी कंसर्न गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनके हवाले किया गया कि उसके ऊपर अपने कमेंट्स दें, अपने ऑब्जर्वेशन दें। अब आ जाते हैं इसकी चंद बड़ी फाइंडिंग्स। हम इसको कुछ चीज़ें आज के प्रोग्राम में डिस्कस करें, कुछ हम अगले हफ्ते का जो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, जब कोई भी निज़ाम होता है तो उस निज़ाम के बेनिफिशरीज होते हैं। जो हुकूमत होती है, जो इक़्तिदार में होती है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स होते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसका वो बेनिफिट ले सकते हैं, अपने पब्लिक ऑफिस का वो मिसयूज भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों के रोकथाम के लिए दुनिया के मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इस पर काम किया। तो एक पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन के हवाले से कुछ गाइडलाइंस इशू की गई। ये पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन कौन से हो सकते हैं? सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी काबीना, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, अदलिया, अफवाज पाकिस्तान, ब्यूरोक्रेसी और हर वो अहम इदारा जिसका किसी न किसी तरीके से पब्लिक ऑफिस से कोई रिलेशन है। तो इसके हवाले से जो IMF की सबसे बड़ी फाइंडिंग यही है कि पाकिस्तान में जो पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं उनकी जो आइडेंटिफिकेशन का जो निज़ाम है वो गैर मौसर है। गैर मौसर निज़ाम होने की वजह से जो चांस होता है कि अगर कहीं जगह पे किसी भी पोलिटिकली
एक्सपोज पर्सन ने कोई बेनिफिट लेना है, किसी जगह से वो लेने की कोशिश करता है, तो जब तक उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी, उसकी ट्रांजैक्शन की, उसकी डीलिंग की, तो उसको फिर उसकी जो रोकथाम होगी उस जो पब्लिक ऑफिस है उसके मिस यूज की, वो उतनी ही कम हो जाती है। तो बकौल IMF के, और एक ड्राफ्ट उनकी रिकमेंडेशंस हैं, रिपोर्ट है, ऑब्जर्वेशन ओवरऑल हुकूमत पाकिस्तान को जो दी गई है कि जो पेप के हवाले से पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन है उनके हवाले से पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो इफेक्टिव नहीं है। एग्जैक्ट उनका जो इस ड्राफ्ट रिपोर्ट का जुमला ये, द इफेक्टिवनेस ऑफ द पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन आइडेंटिफिकेशन रिमेन्स uneven across sectors due to limited access to comprehensive data, absence of automated screening tools in smaller institutions, and lack of corruption specific red flag indicators that would help detect misuse of the public office। तो कामरान अगर ये देखा जाए इस मेजर फाइंडिंग, और आपको पता है कि जो डेवलपिंग कंट्री थे, खासतौर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे इतने चेक्स एंड बैलेंसेस स्ट्रांग नहीं है, जो लोग अहम ओहदों पे बैठे होते हैं अपने दफ्तर का, अपनी पोजीशन का वो गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ आती है तो फिर उसमें फिर गवर्नेंस के मसाइल आते हैं, फिर करप्शन के इसके अंदर मसाइल आते हैं। और ये जो मिशन है IMF का, ये यूनिक है इन पाकिस्तान केस, या जो IMF जो भी बेल आउट प्रोग्राम आप लेते हैं तो उन कंट्रीज के साथ स्पेसिफिकली इन इश्यूज के ऊपर भी वो डिस्कशन करते हैं? क्योंकि जैसे मैं आगाज में कह रहा था कि ये IMF का प्रोग्राम इसलिए मुख्तलिफ है कि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें जो माजी में हमने नहीं देखा, मसलन एक आमतौर पर होता यही है कि IMF जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके साथ नेगोशिएट करती है, बट ये जो IMF का प्रोग्राम है इसमें चारों जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो भी अब पार्टी है। माजी में ऐसा नहीं हुआ, तो क्या ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है, गिवन कि हमारे यहाँ करप्शन के मसाइल तो अपनी जगह पे हैं? देखिए, पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, अगर ये यूनिक भी नहीं है तो इतना कॉमन भी नहीं है। कुछ और ममालिक के साथ भी इस किस्म की IMF के जो डायग्नोस्टिक मिशन है वो गए हैं, वहाँ पे उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। असल चीज़ ये होती है कि आपको पता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे था तो FATF का पाकिस्तान में बड़ा नाम होता था। FATF के हवाले से जो खबर होती थी उसकी बड़ी अहमियत होती थी। फिर जब वो सारा उसका ख़त्म हुआ, FATF से पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट से वो निकल गया, और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उस वक्त अपने जो निज़ाम को मौसर बनाया था, जो ग्रे एरियाज थे उनको एड्रेस किया था, जो लूप होल्स थे उनको ख़त्म किया था। मोर देन 3 डजन जो आपको पता है कवानीन में तब्दीलियाँ की गई थी। तो ये सारा मकसद ये होता है किसी न किसी तरीके से ये जो निज़ाम है उसको मौसर और बेहतर बनाया जाए। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता ये है कि इस तरह के जब इदारे आते हैं, जब प्रोग्राम होता है, आपके ऊपर एक उसकी ऑब्लिगेशन होती है। अब जैसे IMF का प्रोग्राम है, $7 अरब का कर्जा चाहिए, उसके साथ ही हमें IMF का गुड हेल्थ ऑफ इकोनॉमी का सर्टिफिकेट चाहिए होता। तो ये सारी चीज़ें, दिस इज द टाइम, और दुनिया को पता है कि इतना आसान ही काम करवाना नहीं होता मुल्कों से। और बहुत सारे एरियाज में, जैसे उस वक्त भी हमने इस चीज़ पे हमने भी सवाल उठाए थे कि IMF का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात का क्या मकसद है। फिर आपको याद होगा उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफिस से भी, सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से एक प्रेस स्टेटमेंट भी आई भी, तो उन्होंने बताया कि इसके हवाले से भी कुछ रिकमेंडेशंस आई हैं। रूल ऑफ लॉ के हवाले से भी IMF की बड़ी स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हैं। जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम उसके इस्तेमाल के हवाले से भी रिकमेंडेशन, उसको हम बाद में डिस्कस करें। बट इनकी जो यहाँ पे इश्यूज जो है ना कि जो पेप है, जो पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन है, इसके हवाले से स्पेसिफिक गाइडलाइंस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी इशू की हुई हैं। अब दो चीज़ें होती हैं, और ये बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। एक होता है कानून, और दूसरा उस कानून का सही इस्तेमाल और उसके ऊपर अमल दरामद। यहाँ पे हमारा एक निज़ाम मौजूद है, जो बेसिक फाउंडेशन है पेप की आइडेंटिफिकेशन की, वो अपनी जगह पे मौजूद है। एज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, अगर आप कल बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो उसकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके स्पेशल चेक्स हैं, जैसे इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर भी इसका जिक्र किया। और गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट के ऊपर जब अपने कमेंट्स दिए हैं, जो मेरी इत्तला, उसमें उन्होंने बताया कि हमने कौन कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस, जैसे अगर किसी ने बैंक अकाउंट खुलवाना है, कोई ट्रांजैक्शन है पेप से रिलेटेड, उसका सीनियर मैनेजमेंट अप्रूवल होता है। फिर उसके जो सोर्स ऑफ वेल्थ होता है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है, करनी चाहिए इनको। फिर जो ऑनगोइंग मॉनिटरिंग होती है वो कॉन्स्टेंटली जारी रहती है। जो पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन होते हैं, आप इसमें देखें ना, ओहदे कितने बड़े बड़े हैं इसके अंदर, मतलब जुडिशरी इसके अंदर सारी इन्वॉल्व है, ब्यूरोक्रेसी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के जो लोग हैं, काबीना है, टू एन एक्सटेंट कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन्स भी हैं, एक दो लोगों ने मुझे बताया था कि उनके नाम भी इस लिस्ट में पेप में आ जाते हैं। फिर जो पेप के लोग होते हैं, उनकी जब एक्स्ट्रा स्क्रूटनी होती है तो उनके फिर समटाइम्स प्रॉब्लम्स भी आते हैं। अकाउंट ओपनिंग में जो है वो उसमें इश्यूज आते हैं, इवन उनके रिलेटिव्स की भी स्क्रीनिंग हो रही होती है। तो निज़ाम तो अपनी जगह पे है, लेकिन इसमें जो सारी इस रिपोर्ट के अंदर एक जो बुनियादी जो IMF का इसमें नुक्ता था इस ऑब्जर्वेशन के अंदर, वो ये नुक्ता था कि आपने निज़ाम बना दिया, लेकिन
उसको एक जो एक्सेस उस निज़ाम तक है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। जो मुख्तलिफ जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं, जैसे बैंक है, एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन उसी वक्त ही आइडेंटिफाई होगी पेप की जब आपको पता है कि ये पेप है। अगर आपको पता ही नहीं है, कॉमन नेम्स है पाकिस्तान में, अगर आपको पता ही नहीं है कि ये पेप है तो फिर आप उसको फ्लैग कैसे करेंगे? और इसमें कौन कौन सी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ होती है? इसमें बैंक्स होती हैं, मनी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं और दूसरे बहुत सारे इदारे होते हैं, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है। तो ये वो सारे जो है इदारे, इन्होंने अपना जो काम होता है। बट इसके अंदर कुछ उन्होंने IMF ने एग्जांपल्स भी कोट किए हुए हैं कि अगर पाकिस्तान का निज़ाम मौसर नहीं है तो फिर पाकिस्तान जो दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उससे बेनिफिट ले सकता है, जिसमें उन्होंने कनाडा की एग्जांपल कोट किया है, कोलंबिया की है। कनाडा के केस में क्या है कि कनाडा ने बेसिकली, इनका मकसद ये है कि अपने पेप को आइडेंटिफाई कर दिया, रेड फ्लैग क्या होगा, एक जो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है किस तरीके से अपने ऑफिस का कहां पे बेनिफिट ले सकता है। तो वो कनाडा ने इस चीज को रोकने के लिए क्या किया है कि उन्होंने जो गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके हवाले से उन्होंने रेड फ्लैग, उन्होंने एक इंडिकेटर है, रिस्क इंडिकेटर है। फिर जो म्यूनिसिपल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कनाडा के अंदर, उसके अंदर फिर यूज ऑफ जो कॉर्पोरेट एंटिटीज है उनका इस्तेमाल, उसके हवाले से उन्होंने रेड फ्लैग्स उन्होंने किए हुए हैं, नोटिफाई किए हुए हैं। कोलंबिया के केस में देखें, जो हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रोक्योरमेंट्स हैं उसका रिस्क इंडिकेटर है पेप के हवाले से। फिर SOE जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, अब ठेके हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल ले लेते हैं कि किसी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने कोई उनकी मेजर प्रोक्योरमेंट्स होती हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस की हर साल होती है, तो कोई पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है वो उसका बेनिफिट ले सकता है, अपना जरिया इस्तेमाल करके फोन कॉल के ऊपर वो ठेका ले सकता है और ठेके के अंदर मैनेजमेंट भी हो जाती है, चाहे उसके अंदर कंपैरेटिव बिडिंग हो। उसके हवाले से पेमेंट कैसे राउट होती है, ये एक असल चीज़ है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनियां बंदी, बल्कि इसको अगले पार्ट में भी जाके डिस्कस करेंगे। फ्रंट के ऊपर कोई और कंपनी है, पीछे कोई और कंपनी है। फ्रंट की जो कंपनी है उसका क्या रोल है, पीछे वाली कंपनी का क्या रोल है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। कोलंबिया ने इस चीज़ को चेक करने के लिए उन्होंने जो रीजनल कंट्रीज के थ्रू मनी राउट होती है उसको चेक करने के लिए उन्होंने रिस्क इंडिकेटर्स हैं वो बनाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से इनकी जो गाइडलाइंस है IMF की, अगर पाकिस्तान इंप्लीमेंट कर लेता है तो इसमें चांस ये ज़रूर हो रहता है कि कोई ना कोई फिर में थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हो सकती है कि मैसिव स्केल के ऊपर जो बड़ा एक एक्सप्लिसिटली मिस यूज ऑफ द ऑफिस होता है वो फिर पॉसिबल। लेकिन उसमें जो सबसे क्रिटिकल सवाल यही है कि जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है और वही पॉलिटिकली एक्सपोज्ड जो पर्संस हैं उस डेफिनेशन पे उतरते हैं, यानी कि मैं अगर एक ऐसी पोजीशन पे बैठा हूं कि जो मैं फ़ायदा उठा सकता हूं, जो सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ के अगर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और कहीं ना कहीं मैं उसका बेनिफिशरी हूं, तो मैंने ही फैसला करना है उसको रोकने के लिए। तो ये भी आई थिंक उसको इम्प्लीमेंट करना जहां पर आपके मफादात का टकराव हो, क्या हमारे जो भी लोग ये फैसला साज हैं ऐसा करेंगे, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं जो ड्राफ्ट रिपोर्ट एक्सक्लूसिवली जो IMF की रिगार्डिंग गवर्नेंस और जो करप्शन से मुतालिक उनके जो डायग्नोसिस हैं, पब्लिक अभी नहीं हुई लेकिन हमारे पास उसकी एक्सेस है। शहबाज वो रिपोर्ट लेके आए हैं। अब इसमें जो करप्शन जो भी लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई एक वजीर है, कोई सेक्रेटरी है या किसी भी इस तरह के ओहदे पर बैठा है, वो खुद अपने नाम के ऊपर तो नहीं करेगा। अरबों का अगर ठेका दिया है तो वो अपने अकाउंट में तो पैसे नहीं रखेगा। आमतौर पर होता ही है कि वो कोई फ्रंट कंपनी होगी, कोई उसका रिलेटिव होगा, उसके ज़रिए आप वो सारा काम करते हैं। और यहाँ पर वो सवाल आता है कि जी बेनामी जिसे कहते हैं या बेनिफिशियल ऑनर, मतलब कहने को तो अपेरेंटली मेरा एक ख़ास शख्स से कोई लिंक नहीं है, बट इन रियलिटी असल बेनिफिशरी जो मैं ही हूँ, मैंने वो एक फ्रंट मैन रखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट मैं खुद तो नहीं ले सकता, लेकिन क्योंकि मैं प्रोसेस में इन्वॉल्व हूँ, कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही असल में लिया है, बंदा सामने हमने रखा हुआ। अब इसको चेक करना, दैट इज़ ऑब्वियसली अ मेजर इशू एंड अ प्रॉब्लम। तो इस केस के अंदर ऑब्वियसली जो IMF है उसकी क्या असेसमेंट है? देखिए, आपको याद होगा पनामा लीक्स जब हुई थी 2016 में, अप्रैल 2016 का पीरियड था, उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उनकी कंपनियों का जब जिक्र है तो एक बड़ा एक शोर मचा था कि इन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं की हुई थी इनकी जो ऑफशोर एसेट्स थे। और उसी टाइम पे उसके आगे पीछे आपको पता है कि वो पूरा स्कैंडल इसी के गिर्द घूमता था। जो बेनामी लोगों ने अपनी जो जायदादें हैं या एसेट्स हैं वो किसी और के नाम पर वहां पर रखी हुई ताकि इसको पकड़। फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF, उसकी ग्रे लिस्ट में जब पाकिस्तान गया तो बेनिफिशियल ओनरशिप के हवाले से पाकिस्तानी जो कवानीन थे उनमें तब्दीलियाँ की गई और कुछ रूल्स है उसको सख्त किया गया। और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP जो कॉर्पोरेट सेक्टर को भी रेगुलेट करता है,
और स्टॉक मार्केट को भी रेगुलेट करता है, तो उन्होंने इसकी गाइडलाइंस भी इशू की। जो इसका जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर स्पेशल सेक्शंस ऐड किए गए, जिसका मकसद ये था कि जो कंपनीज हैं, जैसे भी आपने कहा आपके नाम पर कंपनी है, काम पीछे मैं कर रहा हूं, तो जो एक्चुअल उसका जो ओनर है वो कौन है वो बताया जाएगा। तो वो उसके उन्होंने सर्टन उसकी रिक्वायरमेंट्स दी थी कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को चाहिए, और तमाम कंपनीज के जो सेक्रेटरीज थे, हर प्राइवेट जो कंपनी है या पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उनके लिए ये बाइंडिंग था कि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो SECP के साथ जो है वो शेयर करेंगे। अब इस हवाले से डाटा इकट्ठा हुआ, लेकिन अगेन यहाँ पे फिर वही सवाल आ गया। जो IMF की रिपोर्ट है, इसकी जो सबसे बड़ी एक और फाइंडिंग है वो ये है कि जो बेनिफिशियल ओनरशिप का डाटा पाकिस्तान में इकट्ठा हो रहा है, जो SECP के पास है, उसका पाकिस्तान इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर रहा। वो जो डाटा है उसकी एक्सेस जो है, जो बाकी इदारे हैं जिनका काम है इन चीज़ों को चेक करना, करप्शन को और गवर्नेंस के हवाले से, उन तक एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से जो IMF में बड़ा रिपोर्ट के अंदर बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि क्योंकि इफेक्टिव उसके डाटा का इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसकी और ना इस्तेमाल होने की वजह से जो करप्शन रिलेटेड लॉन्ड्रिंग स्कीम्स हैं पाकिस्तान में, उसको नहीं रोका जा रहा उस तरीके से इफेक्टिव जिस तरीके से रोकना चाहिए। और जो फ्रंट कंपनीज के जरिए जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स लिए जा रहे हैं, उसको भी सही तरीके से चेक नहीं किया जा रहा। अब आपको पता है कि जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस के हर साल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इट्स अगेन अ वेरी मेजर फाइंडिंग। और ये ड्राफ्ट रिपोर्ट है, इसके ऊपर जब इनके साथ शेयर की गई SECP के साथ और बाकी लोगों के साथ, मेरे जराए मुझे ये बता रहे हैं कि SECP के इसके हवाले से ये मौक़िफ़ है कि हमने ये डाटा एक्सेस दी हुई है बाकी इदारों को। अब इफेक्टिव उसकी यूटिलाइजेशन कितनी है कितनी नहीं, वो दैट इज सेपरेट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि डाटा वहां पे बना हुआ है और उसको आगे से उसकी एविडेंस उसका जो है वो यूज नहीं हो रहा। बट इसमें मैं एक जो चीज़ है ना, आप जो बेनिफिशियल ऑनर की मुझे एक मिसाल क्या है, रियल टाइम एक बड़े एक इन्फ्लुएंशियल शख्सियत थे पाकिस्तान में, आप तो नहीं हैं, तो मैं ज़ाहिर है कि जानता हूँ उन्हें और पता है मुझे। तो वो उनके कई जो जानने वाले थे, रिलेटिव्स थे, ऑल ऑफ अ सडन किसी ने अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली एज ए कॉन्ट्रैक्टर, और देखते ही देखते वो कुछ भी नहीं थे और उनके पास गाड़ियां भी आ गई, सब कुछ आ गया। तो क्लियरली वहाँ से वो इंडिकेट हुआ कि शायद वो सिर्फ एक फ्रंट मैन ही है, असल काम किसी और के लिए कर रहे हैं। तो ये एक मतलब रियल टाइम हम भी अपनी लाइफ में ऐसी एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये काम होता है कि ज़ाहिर है कि अगर एक आप किसी ऐसी सीट पर बैठे हैं, ज़ाहिर आप मिनिस्टर डायरेक्ट अपने नाम तो नहीं काम करेगा ना, पता लग जाएगा। अगर लेट्स से कि अगर आपने कोई ठेका लेना है, वो अपने नाम पे तो नहीं लेगा, वो ले नहीं सकता। लेकिन ये है कि जो ठेका अगर खुद उसने लेना है तो किसी और के नाम पे ले लेगा, लेकिन एक्चुअल पैसा उसी को जाएगा। तो इस तरह की मिसाल तो करप्शन, ये तो क्लासिक मेरे ख्याल में थर्ड वर्ल्ड कंट्री। इसीलिए ना बेनिफिशियल ओनर्स के उसका हकीकी मालिक कौन है कंपनी का, इसके रूल्स इसीलिए आए थे ना, ताकि जो फ्रंट के ऊपर एक लेयर है। और पनामा लीक्स क्या था, पनामा लीक्स यही था ना कि लेड कंपनीज थी, मुल्क से बाहर रजिस्टर्ड थी, वो टैक्स हेवंस थी, ब्लैक मनी के लिए वो हेवन समझी जाती थी। उसके बाद ये सारा स्कैंडल आया फिर। लेकिन मसला क्या होता है कि सियासी मकसद उससे हासिल किया गया, एक खास पॉलिटिकल फैमिली को टारगेट किया गया, उस लिस्ट के अंदर और बहुत सारे लोग भी थे, उनके बारे में कभी कोई बात नहीं हुई। तो IMF हो या बाकी इदारे, उनका मकसद ये होता है कि जो निज़ाम है उसको इतना मजबूत कर दिया जाए कि उसको कोई मिस यूज ना करे। बट इस केस में डाटा एक सेंटर है SECP के पास, लेकिन IMF क्या लिख रहा है अपनी रिपोर्ट के अंदर, लिटिल एविडेंस ऑफ रूटीन कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर एक्सचेंजिंग एंड यूजिंग बेनिफिशियल ऑनरशिप डेटा इन फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के। ऐसा एविडेंस IMF को नहीं मिला, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला या बहुत कम सबूत मिला जहां पे इस डाटा का सही जो इस्तेमाल है वो किया गया हो। और ये इसमें अंदर ही अगर कामरान आप देखें, उन्होंने इसमें रिकमेंडेशन इसको ये दी है, 2-3 बातें वो करेंगे। SECP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, FBR और जो कंसर्न जो बैंक्स हैं, मनी सर्विस प्रोवाइडर्स, इनके दरमियान एक्टिव कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और IMF ने ये रिकमेंडेशन दी है कि एक मल्टी एजेंसी वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जो कि इस डाटा का जो है वो उसके हवाले से जो सही इस्तेमाल किया जाए। अगर जब नहीं सही इस्तेमाल करते फिर क्या होता है, उसमें जो बड़ा वाज़ेह उन्होंने लिखा है कि जी एड्रेसिंग दिस चैलेंज विल बी एसेंशियल to ensuring that beneficial ownership transparency plays a meaningful role in identification, आप उसको पहले उसको सही आपको आइडेंटिफाई कर सकें, and disruption of corruption related laundering schemes। अब अगर इतनी स्ट्रॉन्ग इसमें वर्डिंग यूज हुई, इट मींस दे हैव सम सस्पिशंस, सीरियस सस्पिशंस के पाकिस्तान इफेक्टिवली इन चीज़ों के ऊपर जो है वो काम नहीं कर रहा। इसमें एक और जो इशू है, देखें कुछ जो इदारे हैं, ज़ाहिर है कि रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या गवर्नमेंट जो है उनको कंट्रोल कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे इदारे हैं, मसलन जुडिशरी की एग्जांपल दे लें, उसमें गवर्नमेंट का ज़ाहिर इख्तियार नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर का है। वहाँ पर अगर कोई करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस हैं
तो जुडिशरी का एक अपना निज़ाम है, उस पर वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं। फौज के अंदर एक अपना निज़ाम है, वो करते हैं। अब ये जो वो इदारे जो इस लिहाज से ऑटोनमस है कि उन्होंने खुद ही चेक करना है, लेट्स से जुडिशरी की एग्जांपल ले लें, अगर वहाँ पर कोई करप्शन हो रही है तो उसमें गवर्नमेंट का कोई रेगुलेटरी इदारा या गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इसके हवाले से भी, क्योंकि चीफ जस्टिस से भी मिला था ये मिशन जो है, इसके बारे में भी कोई राय है, क्योंकि आमतौर पर जब आप खुद ही वो कहते हैं ना कि फैसला आपने खुद ही करना है कि आपके अपने इदारे के अंदर, तो शायद वो चेक एंड बैलेंस इतना कुछ स्ट्रांग नहीं होता। और अक्सर हमने देखा है कि ऐसे केसेस भी देखने को मिले कि जब जुडिशरी के ऊपर बात आती है तो एट टाइम्स वो इकट्ठे भी हो जाते हैं कि देखें ये तो आप जो जुडिशरी जिस तरह मतलब जो आप अदालत के ऊपर एक हमला कर रहे हैं, इंसाफ के ऊपर आप हमला कर रहे हैं, तो उसकी वो आड़ में शायद वो भी उस तरीके से जो स्क्रूटनी होनी चाहिए इन अदारों की वो हो नहीं पाती। देखिए, आइन में तो एक बड़ा वाज़ेह तरीक़ेकार दिया गया है ना कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनी हुई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो हर जज की वो अकाउंटेबिलिटी कर सकती है। इसी तरीके से और बड़े इशू ये है कि वही जजेस बट दे आर पार्ट ऑफ द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। लेकिन अगर आप आर्म फोर्सेस की भी बात करें, तो उसमें अमूमी तौर पर यह कहा जाता है कि उनका जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है वो सिविलियन से ज्यादा इफेक्टिव है। बहुत सारे केसेस में जो होता है उनको सजाएं दी जाती हैं, बहुत सारे केसेस में रिकवरीज भी होती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पब्लिक नहीं होता। दिस इज द मेजर इशू। इन चीजों का अगर वो प्रॉपर्ली रिपोर्ट करें तो इतने एक्शन मिलिट्री भी लेती है, बाकी लोग भी लेते हैं, सिविलियंस उस तरीके से नहीं लेते। सिविलियंस इदारे ज्यादा कमजोर हैं इन चीजों में कंपेयर टू दी अदर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन। हैविंग सेड दैट, निज़ाम अगर यूनिवर्सल होता है उसका ज़्यादा फायदा होता है। बट एक जो चीज़ हुकूमत ने मानी है ओवरऑल, तो इन्होंने कहा कि उनका यह है कि लिमिटेड यूज़ हो रहा है, तो हुकूमत के जो इदारे हैं कंसर्न, उनका ये कहना है कि हमने एक्सेस दी हुई है, उसका हो रहा है। बट एक पॉइंट जहाँ पे हुकूमत भी कह रही है कि हमें मजीद बेहतर काम करने की जरूरत है कि कुछ ऐसे जो है डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस और जो प्रोफेशंस होते हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ पे इफेक्टिवनेस जो है वो कमज़ोर है, जिसको बेहतर करने की जो है वो ज़रूरत है। बट ओवरऑल इट्स अ फाइन रिपोर्ट। इसमें कुछ जगहों पे मुझे भी लगा कि जो कभी ड्राफ्ट रिपोर्ट है इसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कुछ जगहों पे ऐसा लगा कि इनकी रिकमेंडेशन उतनी सॉलिड नहीं है, उसको हुकूमत जो वो टेकअप कर सकती है। तो होपफुली ये जो प्रोसेस है इसके रिव्यू का वो कंप्लीट हो जाएगा बाय एंड ऑफ अगस्त, एंड समटाइम्स सितंबर हुकूमत जो है ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिक कर देगी इसके हवाले। चले यहाँ पे ब्रेक लेंगे और जिक्र करेंगे उस समिट का जिसका पूरी दुनिया में चर्चा है, और क्या वो जो समिट था उसके बाद जो अमेरिकी सदर ट्रंप चाहते थे वो हासिल कर पाए। ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। रात गए अगर आप टीवी या जो इंटरनेशनल मीडिया को मॉनिटर कर रहे थे तो एक ही खबर डोमिनेट कर रही थी, और वो थी अलास्का में जो अमेरिकी सदर ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जो समिट मीटिंग हुई। ये एक गैर मामूली समिट था। सबसे पहले तो माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विद इन 7 डेज ये मीटिंग का आइडिया जब फ्लोट किया गया तो 7 डेज के अंदर अमेरिका और रूस के सदर के दरमियान इस तरीके से मुलाकात का होना, उसको अरेंज करना, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन को, उसके बाद अमेरिका ने, मगरब ने पाबंदियां लगाई थी और रूस को आइसोलेट करने की कोशिश की थी, और काफ़ी हद तक उन्होंने उनको आइसोलेट भी किया था। ये पहला मौका था कि जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रशियन इन्वेजन की, यूक्रेन की इन्वेजन के बाद किसी वेस्टर्न कंट्री का दौरा किया, और ना सिर्फ दौरा किया बल्कि अगर आप वो इमेजेस देखें कि खुद जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने उनका जो वहाँ पर एयर बेस था अमेरिका का अलास्का में इस्तकबाल किया, बाकायदा तौर पर रेड कारपेट जो था वो रोल आउट किया गया। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ये भी एक अनहोनी बात है, अदरवाइज जो रशियंस हैं या अमेरिकन हैं प्रोटोकॉल के हवाले से बड़े क्लियर होते हैं कि जब वो वहाँ पहुँचे, लैंड किया, मुलाकात हुई, तो फौरी तौर पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने उन्हें अपनी गाड़ी में, जो बीस्ट या कैडिलैक जो प्रेसिडेंशियल उनकी गाड़ी है अमेरिका के सदर की, उसमें उनको कहा कि आप मेरी गाड़ी में ही चलें, और वो उन्होंने उनकी जो दावत है वो कबूल की, और फिर तकरीबन 3 घंटे जो मुज़ाकरात हैं वो जारी रहे। एंड एट द एंड ऑफ द डे शहबाज जो दोनों रहनुमाओं ने बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल भी नहीं लिए जो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि शायद वो सवाल लें। उसमें जो चीज़ सामने आई कि ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ। जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने कहा कि अच्छी प्रोग्रेस हुई है बट देयर इज़ नो ब्रेक थ्रू। और सबसे की जो क्वेश्चन अब जो लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि इस समिट से पहले ट्रंप ने ये ज़रूर कहा था कि अगर रूसी सदर ट्रंप पुतिन जो है वो मानते नहीं है सीज फायर के लिए, तो उसके उनको सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे। तो सारे सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई
रूस को अब सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ेंगे, या अमेरिकी सदर ट्रंप जो है इसके हवाले से यू टर्न ले रहे हैं? कामरान, अगर देखें अब उनकी जो लैंग्वेज है वैसे वो बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे भी उन्होंने जो बोला है कि जो मीटिंग रही है वो, बल्कि पहले उनका पुतिन जो उसका वेरी प्रोफाउंड स्टेटमेंट है उनकी, जो उन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट दी है, फिर वेरी प्रोडक्टिव मीटिंग, ये इस तरह की फ्लावरी लैंग्वेज तो इस्तेमाल करते हैं। बट एक तो इसके अंदर आपको एक लगती है जो प्रोग्रेस हुई है कि ब्रेक थ्रू अगर नहीं भी हुआ तो स्टेलमेट भी नहीं है। मतलब जो बात कही जा रही है, जो दोनों प्रेसिडेंट्स की वहाँ पे स्टेटमेंट्स आई हैं सामने कि कुछ उसमें डेवलपमेंट है, और जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है जिसमें उनका कुछ इश्यूज तो माइनर, एक ही बड़ा इशू है, तो वो एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक फिर अगर ट्राइलैटरल मीटिंग हो जाती है जिसमें यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हों और रशियन प्रेसिडेंट की भी मीटिंग की बात हो रही है, तो होपफुली आप समझते हैं कि जो बात वहाँ से जिस तरह की पॉजिटिव स्टेटमेंट्स और फ्लावरी स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, देयर कैन बी अ ब्रेक थ्रू। मेरे ख्याल में इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन खुद पहले जो अमेरिकी सदर ट्रंप और जो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन है, बड़ी ब्रीफ सी स्टेटमेंट उन्होंने दी थी। इन दोनों रहनुमाओं ने कहा क्या है और उसके बाद फिर कि क्या फर्दर कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, और इसमें जो सबसे अहम सवाल है कि जीत किसकी हुई है अभी तक। I think that overall, me and President Trump have built a very good business-like and trustworthy contact, and I have every reason to believe that moving down this path, we can come, and the sooner the better, to the end of the conflict in Ukraine. We had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. Most productive one right now, we're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. जी, अमेरिकी सदर ट्रंप और पुतिन के दरमियान आपने जो बातचीत है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको आपने देखा। सीज फायर का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जो पुतिन है बड़े शातिर किस्म के लीडर समझे जाते हैं। सिंस 1999 रशिया को रूल कर रहे हैं और वो ट्रिक समझ गए हैं जो पाकिस्तान ने अपनाई की थी कि फ्लैटरी जो है तारीफ करनी है। उन्होंने ट्रंप की तारीफ की, और इससे पहले भी उन्होंने जिक्र किया कि अगर 2022 में ट्रंप अमेरिका के सदर होते तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये यूक्रेन की लड़ाई होनी नहीं थी। लेकिन जो उसमें सबसे अहम नुकता जो ब्रेक थ्रू की आप बात कर रहे थे, बेंचमार्क तो पहले ये था कि इस मुलाकात के बाद इमीडिएटली कुछ सीज फायर का ऐलान हो, वो तो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद आज अमेरिकी सदर ट्रंप ने जो उनका अपना सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर जो उन्होंने एक ट्वीट किया है जो सिग्निफिकेंट है, और उसमें उन्होंने कहा है कि पीर के रोज़ यानी कि 2 रोज़ के बाद या 1 रोज़ के बाद उन्होंने रूस के यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को दावत दी है कि वो वाशिंगटन आएंगे, और अगर तमाम चीज़ें ठीक हुई तो फिर वो ये कह रहे हैं कि एक और जो ट्राइलैटरल मीटिंग है वो हो सकती है। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट उन्होंने स्पिन दिया है, उन्होंने कहा है कि सीज़ फायर जो है वो टेम्परेरी एक चीज़ है, और सीज़ फायर अगर हो भी जाती तो फिर अक्सर उसकी वायलेशन होती रहती है। अब वो कोशिश करें कि परमानेंट एक एग्रीमेंट हो, और उसकी तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इमीडिएटली ब्रेक थ्रू नहीं भी हुआ तो चांसेस अभी भी उसके मौजूद हैं। बट इसमें एक ये चीज़ ज़रूर है कि जो खदशा था यूरोपियन लीडर्स का और यूक्रेन का कि हमें शामिल किए बगैर ये ना हो कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो हैं किसी डील का ऐलान कर दें और प्रॉब्लम हो जाए, तो इसलिए उन्होंने दे हैव हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। बट ओवरऑल आई थिंक जो एक वर्डिक्ट है कि इसमें जो विक्ट्री है वो पुतिन की हुई है, उनकी इंटरनेशनल जो आइसोलेशन है वो ख़त्म हो गई है, उन्होंने कोई लूज़ नहीं किया, और जो खदशा था कि मज़ीद कोई सेकेंडरी सैंक्शंस जो हैं उन पर लग सकती हैं रूस के ऊपर, वो नहीं लगी, और जो अपनी रेपो है ट्रंप के साथ उन्होंने उसको रिवाइव किया है। तो ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि अगर ट्रंप हारे नहीं हैं, लेकिन जो जीत है असल में वो यहाँ पर पुतिन की हुई है। पुतिन ने अपने आप को रिवाइव किया है, क्योंकि यूरोप तो यही कह रहा है कि एक ऐसा शख्स जिसने तमाम इंटरनेशनल कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए यूक्रेन एक सॉवरन कंट्री को इन्वेड किया, वहाँ पर उनके बकौल वो लोगों को आज भी वहाँ पर मार रहे हैं, और एक ऐसे मुल्क के सदर को इस तरीके से रेड कारपेट वेलकम देना, क्लियरली यहाँ पर जो विक्ट्री है वो पुतिन की नजर आ रही है। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जो भी जंग होती है उसका जो इख्तिताम होता है वो बातचीत से होता है, और बातचीत के लिए
एक दूसरे के मुल्क में आना जाना भी पड़ सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हॉस्टिलिटीज़ हों तो थर्ड कंट्री में होती है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है जो इनकी कन्वर्सेशन है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रियलिस्टिक पॉलिटिक्स करते हैं। जब उनसे यूक्रेन के हवाले से सवाल हो जिसका जवाब उनका यही था कि रशिया इज़ अ वेरी बिग पावर एंड यूक्रेन इज़ नॉट, दैट्स अ रियलिटी। बट सेइंग दैट इन फ्रंट ऑफ रशियन प्रेसिडेंट इज़ अ बिग थिंग। ज़ेलेंस्की का भी जो प्रेसिडेंट है यूक्रेन का, उनका भी जो रिएक्शन है लगता तो ऐसे है कि ही इज ओके लाइक इन द पास्ट, जहां पे वो उन्होंने रिएक्ट किया था, बाद में उन्होंने रिग्रेट भी किया उस चीज की। इस दफा लेकिन तरह से भी पॉजिटिव स्टेटमेंट अमेरिकी सदर ने अपनी जो पावर है वो भी दिखाई है कि जिस बेस पर वो उतरे थे उसको एस्कॉर्ट किया। जो F-22 रैप्टर्स हैं, दुनिया का जदीद तरीन जो लड़ाका तैयारे हैं, स्टेल्थ फाइटर्स, और वो जहां पर जहाज लैंड किया था पुतिन का, तो उसके साथ भी वो जहाज खड़े होते हैं। एंड इवन जब वहां पर मौजूद थे तो जो उनका जिसने ईरान में जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया था, जो उनके B-2 बॉम्बर्स हैं, इवन के वो जहाज भी दिखाया कि F-22 रैप्टर्स के साथ, और अलास्का से ही उड़े थे गालिबन ईरान पे हमला करने। जी, अलास्का से ही उड़े थे। और इस लिहाज से वो डबल मीनिंग भी है कि एक तरफ जो अमेरिकी सदर ट्रंप है मुझे भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी अमेरिका जो है मिलिटरीली आप देखें तो बहुत बड़ी ताकत है। बट यस, उसमें जो की फैक्टर अब यही है कि क्या ये जो मुज़ाकरात हैं ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि पुतिन अपने मौक़िफ़ पर कायम है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि वो जो ऑलरेडी जिन टेरिटरीज़ के ऊपर कब्जा कर चुके हैं या पहले भी वहाँ पर पार्शल उनका कंट्रोल था, वो यूक्रेन से वो लेना चाहते हैं। लेकिन यूक्रेन ऑन दी अदर हैंड इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा जो सिक्योरिटी गारंटीज़ की बात है कि जो रशिया है वो ये कहता है कि यूक्रेन बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में ये कि कभी भी वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। और ये जो स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, बट देखते हैं कि क्या कोई बड़ी डील हो पाएगी। मंडे को आएंगे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की वाइट हाउस, तो उसके बाद लास्ट टाइम उनका तजुर्बा को अच्छा नहीं रहा था जब वो वाइट हाउस आए थे। इस दफ़ा अगर आते हैं तो देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जश्न आज़ादी के मौके पर एक नई जो रॉकेट फोर्स कमांड क़याम करने का ऐलान किया। आखिर इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जश्न आज़ादी की तकरीब के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो खिताब किया था, यहाँ पर जो इस्लामाबाद में एक तकरीब हुई थी, उसमें उन्होंने कई मौज़ूआत के ऊपर डिस्कशन की। लेकिन एक जो ऐलान उन्होंने किया, जो बिल्कुल बड़ा एक अहम ऐलान है कि मौजूदा जो इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल है, भारत के साथ जो हमारे ताल्लुकात की नौयत है, उसको सामने रखते हुए उन्होंने ऐलान किया कि पाकिस्तान एक नई जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड जो है वो तश्कील दे रहा है। अब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान का एक बड़ा जो रोबस्ट मिसाइल प्रोग्राम है, और इसके हवाले से जो बात की गई है कि शायद जो 4 रोज़ा लड़ाई पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ी गई, उसमें मिसाइल्स का भी इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी, और मुस्तकबिल में भी जो जंगी होंगी शायद जो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब ये जो फैसला लिया गया है, इसका क्या मकसद है, गवर्नमेंट ने एलेबोरेट तो नहीं किया, बट असल उसका जो मेरी भी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई कि बेसिकली क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, तो ये जो एक नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है, ये बुनियादी तौर पर जो हमारे रिवायती हथियार हैं, यानी कि मिसाइल हैं, यानी कि न्यूक्लियर नहीं है, ये उनको कंट्रोल कर लेगा, ताकि किसी भी हालत जंग में या इमरजेंसी सिचुएशन में जो क्लैरिटी है और डिसीजन मेकिंग जो है वो क्विक हो, और फिर एक क्लैरिटी हो कि ये कोई खुदा न खास्ता कोई न्यूक्लियर वॉर की तरफ आप नहीं जा रहे। तो इसलिए ये फैसला किया है। इसमें जो की एलिमेंट है कि ऑलरेडी इस तरह की रॉकेट कमांड फोर्स है, भारत ने ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रखी है, ईरान के पास भी है, और चीन की पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है उनकी भी एक रॉकेट फोर्स कमांड है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये उसी की जो टेम्पलेट है, उसी की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ये जो नई जो कमांड फोर्स है ये बना रहा है, ताकि मुस्तकबिल के जो खतरात हैं जो भारत से हमें दरपेश हैं उनसे बेहतर तौर पर निपटा जा सके। कामरान ने अपने सही कहा, इसमें अगर जो हमारी जंग थी भारत के साथ, उसमें दोनों ममालिक ने बगैर एक दूसरे की जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं उसके वायलेशन के बगैर ही मिसाइलों से लड़ाई की है। इवन के शायद ही कोई इंसिडेंट हो जहां पे एक दूसरे की टेरिटरी में ये लोग गए हैं फिजिकली, बट डेफिनेटली सॉवरेनिटी तो ब्रीच होती है जब मिसाइल भी दूसरी साइड से आता है और इधर से जाता है। एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था, ये सारी जब इनकी अनाउंसमेंट है उसके बाद, पहले ये गालबन ये जो सारी इख्तियारात थे, अथॉरिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के पास थी। तो SPD से सेपरेट करने की क्या कोई ख़ास वजह है इसको, या
इसमें कोई डिफेंस है या स्ट्रेटेजिक पॉइंट है? लेकिन जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन आपका जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसको ऑब्वियसली कंट्रोल, जितने आपके एसेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो उनको कंट्रोल करते हैं और फिर ऊपर ज़ाहिर है कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। अब यहाँ पर जो अभी तक मालूमात मिली हैं, इसका ये मकसद है कि जो ज़ाहिर है स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी कंट्रोल करती है। अब बहुत से मिसाइल प्रोग्राम आपके ऐसे हैं जो रिवायती और गैर रिवायती दोनों जो हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं, मतलब ऐसे न्यूक्लियर केपेबल भी हैं, उसको आप उसमें कर सकते हैं और उसके बगैर भी। तो एक तो उसमें ज़ाहिर है कि फिर जब इस तरह का सिस्टम होता है तो SBT या न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी उनका एक अपना सिस्टम है, उसमें शायद डिसीजन मेकिंग के लिए आपको डिफरेंट फोरम्स है। इस केस के अंदर जब आप रिवायती तौर पर आप उसे करेंगे कि सिर्फ रिवायती हथियार आपने इस्तेमाल करने हैं, तो उसके लिए शायद जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत क्विक होगी कि आपको उसको मकसद उसका ये है कि जो गैर रिवायती यानी कि जो न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन आपका उससे इसको एक सेपरेट करना है। बेसिकली आर्मी एनिमी को अलग एक कमांड, एनिमी को सिग्नल ना जाए कि हमको न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपको याद होगा जब प्लस डिसीजन मेकिंग स्विफ्ट कि जब जंग के टाइम पे था उस वक्त टीवी पे खबरें भी चली थी कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का एक कोई इजलास बुला लिया कि वो गालिबन खबर सही नहीं थी या कोई इजलास हुआ या नहीं, वो खबर वो पोस्टरिंग होती है। ज़ाहिर है कि वो खबर बाज़ दफ़ा जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप एक पोस्टरिंग भी करते हैं, एक मैसेजिंग देने के लिए कि अगर आप उस तरफ हालात जाएंगे। इस केस के अंदर आई थिंक जो आइडिया ये है कि अलग से जो आपके जो रिवायती जो मिसाइल प्रोग्राम है उनको हैंडल करने के लिए एक अलग से कमांड होगी, तो उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि आपने मिसाइल चलाने हैं तो वो बाकियों से आपने अलग करके कि कहाँ पे आपको ज़रूरत है, उसमें फैसला आपका क्विक होगा। ये भी आपको पता होगा कि वो न्यूक्लियर हथियार तो है नहीं और आपका जो एनिमी है उसको भी वो चीज़ें पता होगी, तो शायद उसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो आसान हो जाएगी। और गिवन के ज़ाहिर है कि इंडिया भी इसके ऊपर काम कर रहा है और मुस्तकबिल में इसके इम्कानात मौजूद हैं कि अगर फर्दर कोई क्लैश होता है तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि किसी को फिजिकली एक दूसरे की टेरिटरी को वायलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जगह से ही बैठकर मिसाइल वगैरह जो है वो फायर करेंगे। तो यही इसका एक बुनियादी पर्पस है। बट ओवरऑल आई थिंक लेट्स होप के बिल्कुल जंगें जो होती हैं मजबूरन लड़ी जाती हैं दिफा के लिए, बट जो है किसी मसले का हल नहीं है। इसी हफ्ते हमने देखा पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपने जो जश्न आज़ादी वो मनाए और अनफॉर्चुनेटली दोनों ममालिक की तरफ से ज़ाहिर जो इस वक्त हालात हैं, जो चीज़ डोमिनेट की वो रेटरिक ज़्यादा था। और अब हमारे ताल्लुकात की नौयत ये है कि माजी में तो कम अज़ कम जो भी ताल्लुकात थे एक दूसरे को मुबारकबाद ही दे देते थे, दोनों मुल्कों के रहनुमा भी और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं वो वागा हो, बाकी कश्मीर में भी, तो वहाँ पर कोई मिठाइयों का जो तबादला है वो भी हो जाता था। लेकिन ताल्लुकात इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि शायद अब वो प्रैक्टिस भी हमने छोड़ दी है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ज्योग्राफी जो है वो चेंज नहीं हो सकती, पड़ोसियों को आप तब्दील नहीं कर सकते। समवेयर डाउन द लेन आपको कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा जहां पर दोनों मुल्क अमन के साथ एक दूसरे के साथ रह सकें। इमीडिएटली तो इसके इम्कानात मुझे लगता है कि बहुत कम नजर आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।